हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गॉस लॉ क्या था उसको बहुत अच्छे से समझा था, उसका जो प्रूफ था वो भी हमने देखा था। तो आज बेसिकली हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग आज सबसे पहला जो एप्लीकेशन है उस पर बात करेंगे। और वो है क्या? वो ये है कि वी विल हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा या कंडक्टर होगा जिसके वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यस आई नो, आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये डेरिवेशन हमने पहले भी कर लिया था। एग्जैक्टली हमने ये डेरिवेशन पहले भी कर लिया था, लेकिन वो अप्रोच अलग था। लेकिन आज जो हम लोग यूज करेंगे गॉस लॉ के हेल्प से, वो बिल्कुल चुटकियों में बनेगा, बहुत इजी होने वाला है। इसीलिए आज हम लोग इसको देखेंगे पहले और समझेंगे कि जो ये एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स है, उनको समझना जरूरी है। इसीलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और कंडक्टर, जिसमें जो चार्जेस होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी सर्टेन पॉइंट पे, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और मैंने बताया था कि गॉस लॉ का यूज जो हम लोग करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। कुछ अप्रोच होगा, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये ऊपर बढ़ रहे हैं कहां तक? इन्फिनिटी तक, वैसे ही नीचे इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर ये एक कंडक्टर है, वायर है, तो इसका शेप कैसा होगा? इसका जो शेप होगा सिलिंड्रिकल होगा। देखिए, इसको समझने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। यहां पे ये जो है एक सिलेंडर है। ठीक है, अगर ये सिलेंडर है, इसमें चार्जेस होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? डेफिनेटली रेडियली आउटवर्ड। मतलब अगर ये सेंटर से एक एक्सिस पार करता हो, उस एक्सिस से ये चारों तरफ ऐसे रेडियली आउटवर्ड होंगे, है ना। और अगर ये रेडियली आउटवर्ड होंगे तो इसका जो एक इस तरह से अगर हम लोग टॉप व्यू देखें, तो यहां से अगर एक हम लोग सर्कल बना ले, तो वहां से ये जो रेडियस होगा, डिस्टेंस चारों तरफ इक्वल होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट डे हमने बात किया था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है गॉस लॉ के लिए, है ना। सबसे पहले हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या क्या कंडीशन था? सबसे पहला कंडीशन, इट शुड बी थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल फिगर होना चाहिए। तो थ्री डायमेंशनल फिगर होने के लिए, इसके लिए थ्री डायमेंशनल फिगर कैसा होगा वो हम देखेंगे। इसके बाद होता है कि जो चारों तरफ होगा ये सिमेट्रिक होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होने के साथ साथ ये क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड क्लोज्ड होने के बाद ये जो ई होगा, मतलब जो फील्ड होगा, वो शुड बी इक्वल। ऑन द सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस। तो थ्री डायमेंशनल होना चाहिए। तो थ्री डायमेंशनल इसका क्या होगा? अगर इसको देखें ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से रेडियली आउटवर्ड है, वैसे ही इस तरफ भी ये आउटवर्ड है, राइट। ये सब ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं।
तो अब हमको क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस के लिए ये कंडीशंस होना चाहिए। हम ये जो बताए आपको, इसमें ये सर्कुलर लूप, सर्कल हम क्यों बना रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सेंटर से सब डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल। अगर डिस्टेंस यहां से हम देखें तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहे, लेट्स से इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करें हम वो बताने की कोशिश करें। तो गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इक्वल भी चाहिए। उसके लिए जो शेप यहां पे हमको दिख रहा है, वो हमको जो दिख रहा है वो एक सिलेंडर दिख रहा है, क्योंकि ये जो है वो वायर है, और वायर का जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंडर होगा। क्यों होगा, समझ में आया? 3 डायमेंशन होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ई इक्वल होना चाहिए। तो इसके एक्सिस से ई हर तरफ देखिए इक्वल होगा। ये अगर ई है तो ये हर तरफ इक्वल होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू, मैथमेटिकली होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता था हम लोगों का गॉस लॉ में। यहां पे हम कंसिडर करेंगे, यहां पे 3 सरफेसेस हैं। ये फर्स्ट सरफेस, ये लेट्स से सेकंड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस। इसको हम बोल दिए फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये वाला लेट्स से थर्ड सरफेस है। ठीक है, सिलेंडर का 3 सरफेस होता है ना, ऊपर का, नीचे का और कर्व सरफेस एरिया। तो ये हम ले लिए। इस पॉइंट पर जो एरिया होगी उसको हम लेट्स से ले लेते हैं डी ए, दोनों के डायरेक्शन सेम। सो यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। यहां पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, नीचे एरिया वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर अपवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। सो थीटा विल बी 90 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसका भी डायमेंशन हम लोग रख लेते हैं। यहां से इस वायर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये स्मॉल r है, ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है वो स्मॉल l। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लक्स है उन सबको देखेंगे। यहां से कितना फ्लक्स होगा, यहां से कितना फ्लक्स होगा, और ऊपर से कितना फ्लक्स निकलेगा गॉसियन सरफेस से, वो देखेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां से इन तीनों सरफेसेस से जितना फ्लक्स निकलेगा उसको हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। ठीक है, सो here it will be integration, closed integration of the first surface E dot dA plus closed integration of the second surface E dot dA plus closed integration of the third surface E dot dA। ठीक है, डॉट है तो cos थीटा आएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट सरफेस का E dA cos, यहां पे cos 90 डिग्री है तो cos 90 प्लस इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन हम द सेकेंड सरफेस E dA cos 90 डिग्री होगा यहां तक। एंड थर्ड वाला कितना है, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द थर्ड सरफेस E dA, यहां पे वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, यहां पे cos हम ले रहे हैं,
कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 0। तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये वाला सिर्फ वैल्यू हमको मिलेगा। सो यहाँ पे टोटल फ्लक्स गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग को फ्लक्स इज इक्वल टू कितना मिलता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना गॉस लॉ में। और यहां पे हम लोग को मैथमेटिकली क्या मिल रहा है भाई, इंटीग्रेशन ए डी ए। क्लियर है? यहां से ई को हम बाहर निकाल ले, ई इज कांस्टेंट। क्यों भाई कांस्टेंट? इतना देर हम वही बता रहे थे कि कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर वही है हर जगह। तो गॉसियन सरफेस पे हर जगह पे, सरफेस के हर जगह पे जो ई होगी वो कांस्टेंट होगी। सो ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और यहां से ये क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ए डी ए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। आर इज द रेडियस एंड एल इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहां तक क्लियर है सबको? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हो गया इतना? ठीक है। नाउ ये जो चार्जेस थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेट लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है वो चार्ज हम यहां पे ले रहे हैं। एल यहां पे क्यों लिए? गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है उतना ही लेंथ पे कितना चार्ज है, दैट इज लैम्डा हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां से ये क्यू इनसाइड वाली ही बात हो रही है कि इतना के अंदर में कितना चार्ज है। सो हियर क्यू इनसाइड इज इक्वल्स टू लैम्डा एल होगा। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इनसाइड from equation number 2 and equation 1, हम लोग को क्या मिलेगा यहां पे अगर पुट करते हैं तो ये लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ए 2 पाई आर एल। यहां से एल से एल खत्म। एक और लाइन में यहां पे जस्ट क्लीन कर लेता हूं या फिर मैं पूरा इसको मिटा लेता हूं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो इतना होने के बाद यहां से ए निकालना है। सो ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, जस्ट थोड़ा सा। क्या करेंगे हम ऊपर में 2 लैम्डा बाई, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप वो वाला वीडियो जाके देखो, यहां पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। ये वाला एक्सप्रेशन भी सेम है उस वाले के साथ। अब इसको मिला के देख लेना। यहां पे सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के होता है। हम इसको इसीलिए चेंज किए क्योंकि के का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखे। तो मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी यूज कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हो और हम इसको यूज करेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल इजी बनेगा। और इसी चीज को हम एक्सटेंड फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक के 2k लैम्डा बाई आर, वेर के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ई जो है वो आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर नहीं है। नॉर्मली जो पॉइंट चार्ज होता है
उसके वजह से स्क्वायर इनवर्सली स्क्वायर टाइम्स में होता था, लेकिन यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्यों हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिए? क्योंकि यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो 1/r पे r के साथ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो इस तरह से होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ अपने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और हाँ, पीडीएफ नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और एक्सप्लेनेशन पार्ट तो है आपके पास, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।